नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आपको कल के लिए साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। और द्वितीय पाली वालों, पेपर देने के बाद तो सोशल साइंस का एकदम दिल कर रहा होगा गार्डन गार्डन। मस्त गया ना पेपर। मैंने बोला था ना कि टेंशन मत लेना, जो बताएंगे वही आएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कितना आपका नंबर आ सकता है, कितना प्लस का लिखे हो, जरूर बताना। खुशी तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। और प्रथम पाली वालों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था, ये मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो ये भी है कि उसमें 50+ ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी इजी थे, जो कि बताया गया था, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है ना। और आप नहीं सही की हो तो आपकी गलती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि 1 से लेकर 80 तक प्रवेश करो, देखो, खोजो, जो जो मिलता है पहले उसे टिक लगाओ, है ना। बहुत मतलब कि उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। 2024 की तरह पेपर नहीं था। 2024 की तरह अगर होता ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनता हम लोगों से जल्दी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बीत गया उसको छोड़ो, आगे के लिए हम लोग सोचते हैं। ये जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इसको हर हालत में आप लोग ना एक बार नोट कर लीजिए और एक बार आप लोग देख लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको ना कुछ दिमाग में बैठेगा, समझ में आएगा, तो आप लोग लिखिएगा पेपर में, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि दीर्घ में क्या है। ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखेंगे दीर्घ क्या है, तो उत्तर लिखिएगा दीर्घ उंगलीनुमा परिवर्तक है जो क्षुद्रांत के आंतरिक सतह पर पाया जाता है। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी अंत, है ना। प्रत्येक आंतरिक कोशिका में लगभग 300 भिलाई यानी कि 300 दीर्घरोम पाया जाता है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो लिखिएगा चूंकि हीरे का पूर्णांक सबसे अधिक होता है इसलिए इसका घनत्व भी क्या होता है, तो अधिक होता है। अर्थात आप लास्ट में लिख दीजिएगा आप लोग n बराबर c/v। n बराबर क्या, c/v। n आपका अपूर्णांक यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और वेलोसिटी और वो भी आपका निर्वात में चालू हो जाएगा, है ना, उसका निर्वात में चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ चाहिए कि सर सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप दे सकते हैं, हाँ क्यों नहीं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है ना, 5 नंबर वाले, उसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो जो लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो भाई हमारा नंबर ले लो, बस इस पर एसएमएस कर दो कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में हमको जुड़ना है, लिंक भेज दीजिए, हमको साइंस का 5 नंबर वाला क्वेश्चन चाहिए। चुटकी में दोस्तों आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। व्हाट्सएप पर पीडीएफ नहीं भेजेंगे, आपके व्हाट्सएप पर हम ग्रुप का लिंक भेजेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का, और ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम ग्रुप में पीडीएफ भेजेंगे ताकि एक ही बार में सबके पास चला जाए। अब पर्सनल भेजूंगा तो लाखों हजारों में बच्चे होंगे, तो हम नहीं ना भेज पाएंगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हैं। तो हम ग्रुप में 5 नंबर वाला बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का भेजेंगे, पक्का प्रॉमिस करते हैं, कसम से बोलते हैं भेजेंगे। बस आप खाली ग्रुप ज्वाइन कर लो और सबको देना है। आप अगर डाउनलोड कर लेंगे, आप अपने दोस्त साथी सबको दे देना है ना। ऐसा नहीं है कि आप शरारती, है ना। और बिल्कुल फ्री में, पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा। तो बस आप एसएमएस करो, हम आपको भेज देते हैं ग्रुप में, ठीक है। चलिए, नंबर तो सही लिखा था ना, एक बार फिर से लिख देता हूँ, नंबर तो सही था ना, 9424711346, ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर, ये फिगर को मत देखिएगा, ये ऑलरेडी दूसरा का फिगर है, यहाँ पर आ गया है ना। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन परफेक्ट एकदम 100% पूछेगा। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लिखेंगे दृष्टि दोष जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बना पाता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया को दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और आपका हो जाएगा चौथा अबिंदुकता हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर का पूछेगा, इसका पीडीएफ आपको देंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, ये पूरा लिख देना। 2 नंबर का पूछेगा तो देखो क्या क्या पूछेगा, मतलब ये आपको पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आपका क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर, तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का साधारण जो नाम होता है ना, वो होता है विरंजक चूर्ण, और इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र होता है CaOCl2 है ना। अब लिखिएगा यह कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक होता है, जिसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे हेसन क्लेवर विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर को किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये बता दीजिएगा। अब बनाने की विधि आप लोग क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा ठोस बुझे हुए चूने पर 373 केल्विन 313 केल्विन पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है,
तो यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब Cl2 के साथ अभिक्रिया किया गया है ना, तो COCl2 और प्लस जल का निर्माण हुआ है। यही आपका है दोस्तों, है ना, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है। आपको तस्वीर दिख रहा है ना, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है। अब दोस्तों इसका गुण पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर के गुण बताओ, कभी पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बताओ, 2 गो उपयोग बताओ या फिर 2 गो गुण बताओ। तो आप लोग यहाँ पर याद करिए, मैं 4 को गुण बता देता हूँ। गुण क्या होगा इसका, तो यह क्लोरीन जैसी गंध देता है, यह एक अस्थायी यौगिक होता है, यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है, यह वायुमंडल नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपघटित हो जाता है। यह आपका क्या हो गया, इसका गुण हो गया, यानी कि इसका प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसका उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग दोस्तों जल को शुद्ध करने में होता है, इसका उपयोग कीटनाशक रूप में होता है, इसका उपयोग कागज तथा कपड़ों के विरंजक में होता है, इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में होता है। तो आपको ये लिख देना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 5 नंबर। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है ब्लीचिंग बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा के बारे में आपको लिखना है कि बेकिंग सोडा क्या है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोल सकते हो। और इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, पाक सोडा भी कहा जाता है। और आपको सोडा दिख रहा होगा, यही आपका क्या हो गया, तो बेकिंग सोडा आ गया। अब दोस्तों बनाने की विधि देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम विधि नाम देते हैं। 2 नाम है, दोनों ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि को क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे प्रक्रम। तो हम इसका विधि हम लोग देखेंगे। कच्चे पदार्थों जैसे कि NH3 H2O CO2 में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 का उपयोग कर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो लास्ट में हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो बेकिंग सोडा प्राप्त करते हैं ना। अब इसका उपयोग गुण देख लीजिए, इसका गुण क्या होता है, यह जल में कम घुलनशील होता है, इसका pH मान से अधिक होता है, खाने को शीघ्र से पकाने के लिए इसका उपयोग होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह एक रवादार ठोस पदार्थ होता है। यह आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण हो गया। अब इसका उपयोग आप लोग क्या लिखिएगा, उपयोग लिख लीजिए। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग शराब में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग औषधि के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग पुआ पकवान में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग मिठाई में भी होता है, जैसे जलेबी भी छानना, रसगुल्ला बनाना, वहां पर भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं और तारे टिमटिमाते हैं। अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, उसका कारण देखिए। तो हम लोग लिखेंगे, ग्रह पृथ्वी से काफी दूर है, यह ग्रह की विस्तृत प्रकाश स्रोत के रूप में माना जाता है। विस्तृत मतलब कि बड़ा, है ना, बड़ा। वायुमंडल के घनत्व में परिवर्तन होने के फलस्वरूप इसके किरणों का विचलन अत्यंत अल्पत्य होता है ना। इससे नेत्रों की किरणों के बीच लोगों का आभार नगण्य होता है, अतः ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं देखा जा सकता है। ग्रह को आप टिमटिमाते हुए नजर नहीं देख सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि आप बताइए कि विद्युत विभवांतर क्या है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है। विद्युत विभवांतर क्या है और इसका एसआई मात्रा क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो, विभवांतर की एक और परिभाषा हो गया, 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आपको याद रखना है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला है कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है, आप उदाहरण दीजिए। आप एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते होंगे, एक बार मैं दिखा देता हूं। आपको एग्जाम में ऐसे ही कॉपी लिखना है, जैसे कि आपको लिखना है प्रश्न उत्तर 8 लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न उत्तर 8 लिख दीजिएगा, है ना, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, और ऐसे उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर आप परिभाषा लिख रहे हैं ऊष्मक्षेपी का, ऊष्माशोषी का लिख रहे हैं ना, तो ऊष्माशोषी लिखिएगा। और फिर लिखिएगा, जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और ये उसका आप लोग समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो नंबर डालिएगा, है ना। मैं अलग डाला हूँ, है ना, अलग मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। इस पर मत जाइएगा, है ना, अलग डाला हूँ, मतलब लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है।
अगला है आपका विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं। विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग ऐसे विद्युत मोटर लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आपके ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि विद्युत मोटर क्या करता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखे, कपड़ा धोने के मशीन इत्यादि में किया जाता है ना। ये सब में विद्युत मोटर का मतलब कि मोटर जहां भी लगा रहेगा वहां पर उसका उपयोग हो सकता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स लिखकर डैश देंगे, ऐसे ना डैश दे देंगे और लिखेंगे समतल सतह पर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक तथा सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल के सतह को चुंबकीय क्षेत्रफल का चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। यह याद रखना, परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बताइए कि उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंगों का नाम लिखे। देखिएगा तो लिखिएगा सजीवों के शरीर से उपापचय के समय या बने हुए या विमुक्त हुए ठोस द्रव अथवा गैसों से अपशिष्ट को जीवधारु के शरीर से बेहतर निकलने या त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन श्वसन अंगों है ना, जैसे फेफड़ा, गिल्स श्वास नलिकाओं द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क एक उत्सर्जी अंग होता है। वैसे ही इसी प्रकार मल द्वार भी आपका एक उत्सर्जी अंग हो गया जो भोजन के पाचन के उपवास जरूर वर्ज्य पदार्थ का उत्सर्जन करता है ना। मल द्वार भी आपका एक उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 13 नंबर। ये आपका प्रश्न है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो हम लोग लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है। मतलब कि कोई बिंदु है, एक ही बिंदु से ये फैलती हुई नजर आएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और इसमें क्या होगा, एक ही बिंदु पर चारों तरफ से आकर मिलती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, फिर लिखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल उसके रूप में विलयन से अलग होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अब आप इसका समीकरण याद कर लीजिएगा और समीकरण आप लोग ले जाकर लिख दीजिएगा। समीकरण लिखिएगा तो ही पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो समीकरण छोड़ दीजिएगा तो आधा नंबर मिलेगा। 16 नंबर आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है, आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, इथाइन इत्यादि ये होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया का फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब भी दोस्तों अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो वह हमारा क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्योंकि कोई भी आप अम्ल लो, कोई भी अम्ल लो और कोई भी क्षार लो, उन दोनों को अभिक्रिया कराओ, लास्ट में निश्चित तौर पर कोई ना कोई लवण जरूर मिलेगा और उसके साथ जल मिलेगा, कोई भी लेकर। जैसे कि CaOH और H2SO4 ये अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा आपका CaSO4 मिल जाएगा। तो ये आपका CaSO4 क्या है, कैल्शियम सल्फेट लवण है, और H2O क्या है, जल है। वैसे ही आप एगो अम्ल ले लो NaCl है ना, NaCl नहीं, अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षारक। तो एगो क्षार ले लो आप, क्षार आप के ऊंच आप एगो क्षार ले लो और एगो अम्ल ले लो HCl। अब अभिक्रिया करा हो तो क्या मिल जाएगा, है ना, तो आपका मिल जाएगा ना, क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। ये आपका क्या है, ये आपका पोटेशियम नहीं, तो गलती हम ले लिए हैं ना, गलती ले लिए हैं, पहले ई सही रहेगा है ना, क्षार पोटेशियम सल्फेट ई अगर रहेगा तो हम मान सकते हैं कि हमारा सही होगा, है ना। तो नहीं, ये भी गलत है ना। आप
क्षार कोई भी ले लो, हाँ ये ले लो NaOH ले लो, ये ले लो, है ना, ये क्षार आपका हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये और इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा और NaCl आपका लवण हो जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, मतलब कि H2O बन जाएगा। मतलब कि कोई भी एगो क्षार एगो अम्ल लेकर आप अभिक्रिया कराओ, लवण जरूर बनेगा। अगला है बेकिंग सोडा का दो उपयोग लिखना है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर में, शराब में, केक पूरा पकवान में होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत आसान है, आप याद कर लीजिएगा। पूछेगा दो ये का उपयोग कि बेकिंग सोडा का दो उपयोग बताना है, तो ये दो उपयोग लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कि विरंजक चूर्ण के दो उपयोग बताना है, तो कपड़ा धोने में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है, क्लोरोफॉर्म में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है ना, और जल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है वन संरक्षण हेतु कार्य कौन कौन से आवश्यक है। तो देखिए वन संरक्षण हेतु कार्य निम्नलिखित है, जैसे निश्चित रूप से प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करना, उसे सदा संरक्षित करना, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना। मतलब कि आप पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कहोगे कि हम निश्चित तौर पर हर साल पेड़ पौधे लगाएंगे, है ना, और उसको लगाएंगे तो उसको संरक्षित यानी कि सुरक्षित भी रखेंगे, और जितने भी लोग पेड़ को काट रहे हैं उनको मना करेंगे, है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है समझातीय समझातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, समझातीय श्रेणी लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनके सभी सदस्यों में एक ही प्रतिक्रियात्मक समूह रहता है तथा दो कर्मागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समझातीय अंक कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो एल्केन, ये एल्केन का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। तो हम लोग लिखेंगे प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि इससे धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा पीतल एवं तांबा के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है और अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर लवण बनाता है तथा H2 गैस बनाता है ना, और बनाता है, जिसके कारण पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है और बर्तन संचारित हो जाती है। सही बात है, अगर कोई चीज़ लवण में परिवर्तन हो जाता है तो वो तो जहरीला टाइप का आपका हो जाएगा, वो खाने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बताइए आप, अगला आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का आपको अष्टक नियम बताना है। तो अष्टक नियम लिख दीजिएगा, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं, है ना। बस आपका ये हो जाएगा। अगला देखिएगा समयावता से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समयावता से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा समयावता, वैसे विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग हो, समयवी कहलाता है और इसी घटना को समयावता कहते हैं। अगले लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है आपका एल्केन में आपका जैसे कि CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, मतलब कि ये सब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्योंकि इस सब में ना एकल बंधन होता है, इस सब में क्या होता है, एकल बंधन होता है। अगला क्वेश्चन आपका सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्यों। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। सोडियम सामान्यतः ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम केरोसिन के तेल में न तो घुलता है और न ही कोई अभिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन के तेल में हम लोग क्या करते हैं तो डुबो कर रखते हैं। इसे आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छे से आपको लिख देना है ना। और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, सभी लोग जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए हो तो कमेंट में आप लोग एक बार जय मां सरस्वती लिख दीजिए और कल के भी पेपर में आप बहुत अच्छा करके आइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप आइए लाइव क्लास में मैं लाइव आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, और आप लोग लाइव में जरूर जुड़िएगा।